अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर शगुफ्ता सईद सयाल है। मैं रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से पिछले 40 इयर्स से मुंसलिक हूँ और मैंने गायनी में ही FCPS किया, फिर यहीं पर मेरी ट्रेनिंग हुई और फिर यहीं पर मैं एज प्रोफेसर मैंने काम किया और मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि रावलपिंडी के तीनों बड़े अस्पतालों में मैं एज अ प्रोफेसर एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम करती रही हूँ, जिसमें DHQ हॉस्पिटल, फिर बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल और होली फैमिली हॉस्पिटल शामिल हैं। और अब हमारे पास फर्टिलिटी से चूँकि बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है, तो मेरा अपना यहाँ पे फर्टिलिटी सेंटर है रावलपिंडी में 6 रोड के ऊपर, और यहाँ पे हम मुख्तलिफ सर्विसेज देते हैं। और उन फर्टिलिटी सर्विसेज में IUI भी शामिल है, उसमें IVF भी है, ICSI भी है, और जो लेटेस्ट ओवुलेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं वो हम करते हैं, क्योंकि ख़ास तौर से PCOS वाली पेशेंट्स में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो पेशेंट्स को हम उसमें गाइड भी करते हैं और उनको हम सारे मशवरे भी देते हैं और साथ उनकी ट्रीटमेंट भी करते हैं। ये जो PCOS वाला मसला है, ये फर्टिलिटी का मसला तो शादी के बाद होता है। इवन बच्चियां भी जो शादी से पहले हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं, उनके साथ भी काफ़ी मसले मसाइल होते हैं, तो वो यहाँ पे हम बहुत अच्छे तरीके से उनको गाइड करते हैं। उसके अलावा जो फर्टिलिटी से रिलेटेड दूसरी कंडीशंस हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है या फाइब्रॉइड्स हैं या इन्फेक्शंस हैं मुख्तलिफ किस्म की, उसकी भी बड़ी जो लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स हैं उनके साथ ट्रीटमेंट हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर काम करते हुए रिसर्च से भी हमारा बहुत ताल्लुक़ है, और इस बिना पर एक और जो मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताने में वो ये है कि मुझे कनाडा से स्पेशली फीगो फेलोशिप अवार्ड मिला था ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, और ये पाकिस्तान में आई एम द ओनली वन हु हैज़ रिसीव्ड दिस अवार्ड। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम पेशेंट्स को उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट जो देते हैं उससे माशाल्लाह बहुत अच्छी कामयाबी भी हो रही है। अब ये जो PCOS के ऊपर आज हम ख़ास तौर से बात करेंगे कि PCOS क्या है। नाम तो सब नहीं सुन रखा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं जिनको डील करना कोई आसान काम नहीं है। अगर पेशेंट को पूरी अवेयरनेस ना दी जाए तो वो बहुत ज़्यादा इसके साथ सफरिंग में होती है। वो क्या होता है, हम शुरू कर लेते हैं कि वो किस स्टेज पे शुरू होता है और शादी से पहले वाली क्या सूरत हाल होती है। तो स्टूडेंट लाइफ में बहुत देखा गया है, यंग बच्चों में बहुत देखा गया है, मदर्स लेके आती हैं उनको, उनमें क्या मेन इशू होता है कि उनका बॉडी इमेज सही नहीं हो रहा, उनका वेट इंक्रीज हो रहा है और वो अपनी उम्र से ज़्यादा लग रही हैं और उनके चेहरे पे बाल आ रहे हैं और उनको पीरियड्स का मसला है। वो अक्सर आके कहती है कि हमारी कुलीग्स को तो पीरियड सही आ रहे हैं, हमें नहीं सही आ रहे। उनके जहन में ये चीज़ होती है कि हर महीने ही पीरियड आना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं और उसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अब इसकी मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स होती हैं। ट्रीटमेंट्स में एक तो वेट को कंट्रोल करना भी शामिल है और उसमें पीरियड्स के लिए भी कुछ ना कुछ मसले को हल करना ज़रूरी है, और जो चेहरे पे बाल आ रहे होते हैं उनको भी हल करना ज़रूरी है। तो ये तीनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और फिर उसमें शादी से पहले की ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है जो शादी के बाद ट्रीटमेंट की जाती है। शादी के बाद इसमें क्या मसले मसाइल होते हैं, यंग वुमेन में जो पेशेंट आ जाती हैं उनमें ये होता है कि वो इनफर्टिलिटी कॉज कर देती हैं। और उसमें क्या होगा कि उसमें PCOS बेसिकली क्या है कि इसके अंदर ओवरीज के अंदर एग्स नहीं बनते। जब नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली जो पीरियड्स बच्चियों को आते हैं, लड़कियों को आते हैं, वो उसमें हर महीने जो पीरियड आते हैं वो किस बात पर डिपेंड करते हैं कि उसके यहाँ जो ओवरीज हैं, अंडादानी जिसको कहते हैं, उसके अंदर हर महीने एग बनते हैं। और ये एग बनने का जो सिलसिला है ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से कुदरती तौर से कंट्रोल होता है ब्रेन में से। ब्रेन के अंदर ख़ास सेंटर हैं जहाँ से वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वो बॉडी में कहीं इफेक्ट नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ ओवरीज में और यूट्रस पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ओवरीज में इफेक्ट करते हैं पहले, तो वो एक सिलसिला बहुत हार्मोनल तरीके से चलता है, जो कि अगर लाइफस्टाइल में चेंजेस ना की जाएं और चेंजेस मतलब इस तरह की हो जाएं कि तो वो हार्मोन्स अपने टाइम पे रिलीज होना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ओवुलेशन प्रॉपर नहीं होती, वो लेवल्स वो नहीं आते जो कि ओवुलेशन के वक्त होने चाहिए, कि ओवरी में से हर महीने खास दिन होते हैं जिसमें वो एग रिलीज होता है।
जनरली पेशेंट्स का यही कॉन्सेप्ट होता है कि शायद हर वक्त हर रोज ही शायद एग हो जाता होगा, ये सिर्फ महीने में एक दफा, दिस ओनली हैपेंस वंस इन अ मंथ कि ये एग का रिलीज होता है। तो पीसीओएस में ये होता है कि वो एक दिन भी रह जाता है, वो भी नहीं होता, और पीरियड्स 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद या 3 महीने बाद इस तरह से आते हैं, तो उसमें एग बनने का सिलसिला भी स्लो हो जाता है, और वो भी 2 महीने बाद 3 महीने बाद बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या वो इतना इफेक्टिव नहीं है कि वो फर्टिलाइज हो सके, जिसकी वजह से, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए क्या चाहिए, प्रेगनेंसी के लिए चाहिए स्पर्म और एग और उनकी फर्टिलाइजेशन। अगर एग ही नहीं फॉर्म होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगी। इवन कि अगर हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसका स्पर्म एनालिसिस ठीक है, सीमन एनालिसिस ठीक है और उसमें स्पर्म्स हैं, तो ओवुलेशन अगर नहीं होगी तो फिर वो इनफर्टिलिटी ही रहेगी। तो इस तरह के से ये पेशेंट इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाती है। अब इनफर्टिलिटी जो है हमारे यहाँ ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि हमारे माशरे में अगर आफ्टर मैरिज अगर जल्दी प्रेगनेंसी ना हो तो ऐसा हो गया कि जैसे दिस इज अ साइन ऑफ वुमेनहुड, कि वो औरत को औरत ही रिसीव नहीं किया जाता अगर उसके हाँ बेबी नहीं है। और हमारे यहाँ सोसाइटी में हमने ये देखा है कि वैसे तो बुक्स के हिसाब से डेफिनेशन 1 ईयर तक है कि अगर 1 ईयर आफ्टर मैरिज 1 ईयर तक अगर बेबी नहीं होता तो फिर कहा जाता है कि हाँ ये इनफर्टिलिटी है। इसीलिए अब इस वर्ड को भी चेंज कर दिया गया है क्योंकि इसका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको इनफर्टिलिटी के बजाय सब फर्टिलिटी कह दिया गया है कि हम पहले से ही डिसाइड ना कर लें कि ये बांझ है, बल्कि हम उसको ये होप देने की बात है कि वो कंसीव कर सकती है, क्योंकि ये काबिल इलाज है सारी चीज़ें। तो 1 ईयर तक तो मुश्किल ही दूर की बात है, वो तो 6 मंथ्स भी इन लॉज का इंतज़ार नहीं हो रहा होता। बल्कि हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो हम यही कहते हैं कि जो इन लॉज की डेफिनेशन है ना सब फर्टिलिटी की, वो है 3 मंथ्स। अब शायद इससे भी कम हो गई होगी और तो इसलिए कि वो ये कहते हैं कि जस्ट आफ्टर मैरिज जो है पहली न्यूज़ जो आनी चाहिए वो कंसीव होने की आनी चाहिए। तो जो ये बच्चियां होती हैं इनका चूंकि ओवुलेशन ही देर से हो रही होती है, 2-2 महीने बाद, 3-3 महीने बाद या इससे भी ज़्यादा, किसी का तो 6 महीने और इससे भी ज़्यादा, तो फिर उसमें जब एग ही नहीं होगा तो कैसे कंसीव करेंगे। और ये कैसे पता चलेगा, ये बड़ा आसान है, इसको मैनेज किया जा सकता है, इसको ट्रीट भी किया जा सकता है। अब उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो बेसिक चीज़ें हैं ना जो पीसीओएस को कंट्रोल करती हैं, वो उसमें चाहिए हमें लाइफस्टाइल चेंज, जो बच्चियों के लिए भी हेल्पफुल है, बिफोर मैरिज भी हेल्पफुल है और आफ्टर मैरिज भी हेल्पफुल है। उसमें लाइफस्टाइल चेंज में क्या होना चाहिए, उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हो क्या रहा है कि ये स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है, रात को देर तक जागना, सुबह देर से उठना, और उसके अलावा डाइट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये हमने देखा है कि डाइट में जंक फूड बहुत ज़्यादा हो गया है, उसमें ये बर्गर्स और ये वो बाहर की चीज़ों के ऊपर काफ़ी जोर हो गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये लाइफस्टाइल को ख़राब कर रही हैं। तो इसमें जो सब, और फिर वेट भी गेन होने का यही है कि एक्टिविटीज़ भी कम हो गई हैं। और ये जो पीसीओएस में वेट गेन होता है ना, ये खाली एक्टिव होने से ठीक नहीं होएगा, ये तो हार्मोनल इसके साथ फैक्टर्स चल रहे होते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें एक दूसरे को इंक्रीज कर रही होती हैं। पीसीओएस मजीद ओबेसिटी ला रहा होता है और ओबेसिटी जो है वो पीसीओएस में और भी डेंजरस हो जाती है। तो अब इसमें क्या है, लाइफस्टाइल चेंज में हमें क्या करना है कि इन बच्चियों को हमने वही जो हमारे हुक्म दिया गया है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपके यहाँ जो अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक है वो ठीक यूज होएगा। वो बायोलॉजिकल क्लॉक तो अपने टाइम पे होगा। अब आप ये देखें कि जो कॉर्टिसोल है और इवन के दूसरे जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है उनका टाइमिंग क्या है, उनका टाइमिंग है 4 AM to 8 AM। ये वो टाइम है जबकि ये हार्मोन्स मैक्सिमम रिलीज होते हैं। और हमने क्या किया है कि हमने तो बिल्कुल इससे ऑपोजिट सिलसिला शुरू कर दिया है कि हम जिस वक्त हार्मोन डाउन होते हैं उस वक्त हम जाग रहे होते हैं और जिस वक्त वो हार्मोन एक्टिव होते हैं उस वक्त हम सोए होते हैं, इसलिए वो हार्मोन पूरा इफेक्ट नहीं कर रहे होते। और ये सारा ही सिलसिला ये हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी से, पाइनियल ग्लैंड से इसका ताल्लुक है। और यही हार्मोन्स जो हैं ये ओवरी पैक्ट करते हैं और बड़े हार्मोनियस तरीके से, बड़े इनके ये सिंक्रोनाइज होना चाहिए इनका, कि एक
एक हार्मोन जो राइज हुआ है, फिर दूसरा जो उसके पीछे राइज हुआ है, और वो ओवरी तक इफेक्ट हुआ है, और ओवरी में एग के ऊपर इफेक्ट हुआ है, और एग में जो खास सेल्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट हुआ है, और वो फिर एग का साइज इंक्रीज करते हैं। कहाँ वो 0.2 माइक्रोमीटर में होता है, कहाँ वो 20 मिलीमीटर का हो जाता है। तो वो बिल्कुल एक पेन के पॉइंट के साइज से लेके वो एक लेमन साइज तक उसने इंक्रीज होना था, बढ़ना होता है, फिर वो मेच्योर होता है, फिर वो रिलीज होता है। LH हार्मोन जो है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो उसको रिलीज करता है, फाइनल मेच्योरेशन भी करता है और उसको रिलीज करता है। तो एग रिलीज होगा तो वो यूट्रस में जाएगा, यूट्रस में जाएगा तो फिर प्रेगनेंसी, स्पर्म्स वहाँ पे होंगे तो फिर प्रेगनेंसी होगी। तो ये सारा सिस्टम जो हाइपोथैलेमस से शुरू हुआ था वो सारा ऊपर से नीचे तक डिस्टर्ब हो जाता है। तो और उसको डिस्टर्ब करने में बहुत ज़्यादा रोल जो है सिर्फ स्क्रीन टाइम का और देर से सोने उठने का या डाइट का ही नहीं है, बल्कि स्ट्रेस का भी है। अब हमारे यहाँ ये कि हर दूसरा बंदा क्या, बल्कि हर एक को ही स्ट्रेस का लेवल हर एक का ही हाई है। किसी को किस चीज़ का स्ट्रेस है, किसी को एग्जाम का स्ट्रेस है, किसी को जॉब का स्ट्रेस है, किसी को अपने घर में डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है उनका स्ट्रेस है। तो अब ये कि जनरली हम कह देते हैं कि भाई हम देखते हैं कि इसमें स्ट्रेस का मसला है, तो हम क्या एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि हम कह देते हैं कि स्ट्रेस ना लिया करो। तो स्ट्रेस ना लिया करो, मैं तो कहती हूँ उसी तरह है कि अगर खांसी आ रही है तो आप कह दें कि खांसा ना करें तो ये तो हल नहीं है उसका। उसमें ये है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की जाती है। स्ट्रेस तो है, अब उसको हाउ टू कोप विद द स्ट्रेस, उसको कैसे डील किया जा सकता है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। उसमें आप उन सिचुएशंस को जितना भी हो सकता है पॉसिबल आप उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। दूसरा ये कि आप अपने टाइमिंग सही रखें। तीसरा ये कि आप अपना जो फिजिकल वॉक है या जो फिजिकल एक्सरसाइज है या जिम है उसको आप कंटिन्यू करें। क्यों? इसलिए कि वो जो ये एक्टिविटीज़ हैं ये बॉडी से उन हार्मोन्स को रिलीज करती हैं जिन्हें हैप्पी हार्मोन्स कहा जाता है, लाइक एंडोर्फिन्स। तो ये जो हार्मोन होते हैं ये आपके अंदर हैप्पीनेस, दे कैन कॉज मूड चेंजेस। तो ये आपके अंदर सेटिस्फेक्शन ला सकती हैं, मूड चेंजेस ला सकती हैं। तो ये एक्टिविटीज़ इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपके अंदर ये सारी तब्दीलियाँ लाती हैं जिससे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। और एक और चीज़ है कि वो है इंक्रीज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन से क्या होता है कि उससे जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो यूरिन के साथ पास आउट होते रहते हैं और आपके अंदर फ्रेशनेस आती रहती है। आपको पता है कि पानी पीने से आप ज़्यादा बेहतर फील करते हैं और उसका यही मैकेनिज्म है। तो पेशेंट को आप हाइड्रेशन का भी ज़रूर बताएं और हाइड्रेशन कितनी होनी चाहिए। गर्मियों में जाहिर है उससे भी 8 to 10 ग्लासेस होंगे और सर्दियों में थोड़ा डिपेंड करेगा कि उससे ज़रा कम होंगे, लेकिन देखा गया है कि मुश्किल से 3 ग्लास ही सारे दिन में हो रहे होते हैं। तो इसलिए हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो हाइड्रेशन करें, दूसरा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को कोशिश करें कि अवॉइड करें। हमारे यहाँ कपल्स आते हैं कहते हैं मैडम हम तो बर्थडेज में भी नहीं जा सकते। किसी बच्चे की बर्थडे में जाते हैं तो सबसे पहले वो ये क्वेश्चन करते हैं कि जी आपके शादी को कितना अर्सा हुआ, आपका बच्चा क्यों नहीं हुआ। तो ये भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है, तो वो फिर अवॉइड ही कर लेते हैं उसको। तो बेहतर है कि वो अपनी ट्रीटमेंट पे तवज्जो दें बजाय इसके कि वो जनरल जो नॉर्मल, हालांकि ये नॉर्मल बात है इस तरह से सोशल एक्टिविटीज़ करना, लेकिन उनको इस की एहतियात करनी चाहिए। दूसरा ये कि डे नाइट फ्रीक्वेंसी को, जो लाइट आवर्स हैं कि कितनी देर तक आपने लाइट को देखना है और कितनी देर आपने अंधेरे में जाना है, ये बिल्कुल जो हमारे इस्लामिक रूल्स हैं उसको ये बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं और उसी से हम दूर होते जा रहे हैं। और इसकी वजह से ये PCOS जो है ये हमारी लाइफ में खामखा एंटर होता चला जा रहा है। अगर हम उसको वापस करें तो उसमें ये हाइड्रेशन वाली बात आ गई और उसमें डाइट का रोल आ गया और उसमें फिजिकल एक्टिविटी की बात आ गई और हाइड्रेशन। तो अब उसके अलावा जो डाइट है, डाइट में ये है कि जो जंक फूड होता है वो तो जाहिर है, उसमें पता है कि उसमें वो सारी चीज़ें इफेक्टिव न्यूट्रिशनल जो उसके वैल्यू है वो बहुत कम होती है। तो इसमें हमें वी हैव टू बी एज क्लोज टू द नेचर एज पॉसिबल। तो उसमें हमें फ्रेश फ्रूट्स हैं, सैलड्स हैं, वो सब बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और कई सारे जो है ना वो मिसकॉन्सेप्ट्स भी हैं। मिसकॉन्सेप्ट्स ये हैं कि जी चिकन का यूज़
चिकन का यूज़ जो है वो ये देखा गया है कि अब जो लेटेस्ट रिसर्च आई है PCOS के ऊपर, उसमें इसका कोई भी इससे ताल्लुक़ नहीं है कि जी वो इंजेक्शंस उसमें ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से बच्चों में ये चेंजेस आ जाती हैं। तो अब वो कोई नहीं है। दे कैन नाउ टेक चिकन सम रीजनेबल अमाउंट ऑफ चिकन पर डे। वो कहते हैं पाम साइज़ के बराबर पीस जो है वो ले सकते हैं। मतलब प्रोटीन्स लेनी भी बहुत ज़रूरी है। मतलब आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए। बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, उसमें एग भी आ जाएगा, उसमें मिल्क आ जाएगा, उसमें योगर्ट आ जाएगा, कर्ड आ जाएगा, और कुछ सीड्स का भी सिलसिला होता है, जैसे पम्पकिन सीड्स हैं, दूसरे सीड्स हैं, उनका 1 टीस्पून डेली वो यूज़ किया जा सकता है। और कुछ नट्स हैं जो कि फर्टिलिटी में हेल्पफुल होते हैं। तो ये जनरल एडवाइस भी मतलब बहुत काम आती है इसमें कि अगर आपके पास बेसिक ये सब चीज़ें हैं। तो फ्रूट्स और सैलेड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, दिस इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, और एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल है। तो ये सपोर्ट करते हैं PCOS को, PCOS की ट्रीटमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो ये, और वेट चेंज जो है वो कहते हैं कि 5 kg भी अगर वेट कम हो जाए, मतलब 100 kg है और वो 95 हो जाए, मतलब 5% अगर वेट कम हो जाए तो ओवुलेशन का सिलसिला दोबारा स्टार्ट हो सकता है। तो इसलिए वेट रिडक्शन का बहुत है, डाइट का है, हाइड्रेशन का है, और सोने जागने की अपनी रूटीन्स को सेट करने का, और इससे बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट होता है, वीक बाय वीक इफेक्ट होता है, ये हमने देखा है। फिर कुछ विटामिन हैं जो यहाँ पे डेफिशिएंट होते हैं, मसलन कैल्शियम तो मिनरल है और विटामिन D जैसे है, तो इनका भी अच्छा रोल है इसमें। कैल्शियम के लिए हमारे यहाँ जो है, हमारी सोसाइटी में ये है कि बच्चियों को ही कम कैल्शियम मिल रहा होता है, और सॉरी टू से, लेकिन बॉयज मेल्स को कैल्शियम ज़्यादा, इसलिए कि आप देखें, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि अगर एक बेटा एक बेटी है और 1.5 गिलास दूध रखा हुआ है, तो आप मुझे ये बताएं कि वो जो 1 गिलास दूध है वो किसको मिलेगा, बेटे को मिलेगा या बेटी को मिलेगा? वो यकीनन बेटे को मिलेगा। तो ये यहाँ पे ये एक माइंडसेट है और ये चेंज है कि उसमें आधा गिलास वाला बेटी को दे दिया जाएगा और एक बेटे को दे दिया जाएगा। इसलिए ये वाला जो माइंडसेट है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। बच्चियों को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, प्यूबर्टी से लेके एडल्ट लाइफ तक, और उसके बाद आफ्टर मैरिज। और कैल्शियम की ज़रूरत तो मीनोपॉज के बाद भी है। ये वो बैंक है जो आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, वो मीनोपॉज के बाद आपको हेल्प करेगा। वो आपकी बोन्स के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत हेल्पफुल है। और कैल्शियम का बहुत ज़्यादा रोल है फर्टिलिटी में भी, कि वो कैल्शियम का रोल ओवुलेशन में भी अब आ गया है। इसलिए कैल्शियम का होना और विटामिन D का होना, विटामिन D तो PCOS के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। फिर उसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस जो हो जाती हैं, और उसमें आपके आप गैलेक्सी का इसमें बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि वो इन सब चीज़ों में बहुत कंसिडरेट है, और गैलेक्सी ने बहुत से ऐसे प्रोडक्ट शुरू किए जिसमें वो पायनियर है। अब उसमें जैसे ये आपका कैप्सूल है आइनोफोलिक कॉम्बी, ज़बरदस्त, इसके अंदर आइनोसिटोल और डीकायरो एनोसिटोल और मायोनेसिटोल ये इसके अंदर है, और बहुत अच्छे ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन में है। अब इसके ऊपर भी रिसर्च हो गई है, 40:1 का रेशो होना चाहिए, और वही इन्होंने रखा हुआ। इसी तरह उससे भी आगे ये है सुबह शाम जैसे लिया जाता है कैप्सूल, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इससे वो सारे PCOS की जो मेटाबॉलिक चेंजेस हैं वो सारी इससे वापस होती हैं, और इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज होने से जो यूटिलाइजेशन है, क्योंकि ये PCOS जो है ये खाली इनफर्टिलिटी नहीं कर रही होती, ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर भी है, जिसमें डायबिटीज़ भी है, और जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आ जाती है। तो ये एक बड़ा बढ़ता ही चला जाता है अगर इस मसले को हल ना किया जाए। तो ये बहुत सॉफ्ट तरीके से ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है, जिससे इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होती है रिसेप्टर लेवल पे, सेल्स के लेवल पे, और वो जब यूटिलाइज हो जाता है तो फिर वो ये मेटाबॉलिक मसले नहीं होते। सेल के अंदर जब ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाएगा, सारी चीज़ होगी, तो डायबिटीज से भी बचेंगे और दूसरी मोटापे से भी बचेंगे, और वो जो एक सर्कल बन जाता है उससे बहुत ज़्यादा। फिर उसके अलावा जैसे अल्फा लैक्ट एल्बुमिन है कैप्सूल आइनोफोलिक कॉम्बी HP में, ये इसकी बड़ी हाई प्रोफिशिएंसी है और ये बहुत अच्छा इफेक्टिव, और ये दिन में एक ही दफ़ा लेना पड़ता है, तो पेशेंट को भी लेना आसान है। तो
जब PCOS की पेशेंट आए तो उसके साथ हमने करना क्या है कि उसके साथ हमने उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात गौर से सुननी है। बात ये है कि हमारे पास टाइम ही नहीं हो रहा होता कि हम क्या करें, बट दीज आर वेरी सेंसिटिव इश्यूज, इसमें हमें टाइम देना है। पेशेंट को आप एक दफ़ा टाइम दे देंगे, वो आपका उस लाइन को फॉलो करती रहेगी, लेकिन अगर आप पहली दफ़ा ही टाइम नहीं देंगे तो उसे नहीं पता चलेगा। उनकी इतनी ज़्यादा वो स्ट्रेस में चली जाती हैं, बच्चियाँ रो रही होती हैं मेरे आगे कि मेरे ये फैट पता नहीं क्यों मेरे ऊपर इतना आ गया है, और वो बच्चियाँ मुझे बाकी मेरी कोलीग्स कहती हैं कि तुम तो अपनी उम्र से बड़ी लग रही हो, और वो हैवी हो जाती हैं। उनका फ्रंट भी उनका हैवी हो जाता है और बैक से भी वो बहुत हैवी होती हैं, और उनका आजकल तो जाहिर है बहुत ही वो बैड सा इंप्रेशन जा रहा होता है, और वो इस स्ट्रेस की वजह से वो अपनी कोलीग्स के साथ नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी नहीं कर सकती, खेलना कूदना या जो भी है, या फिर और बड़े होना या फंक्शन में जाना, पार्टी में जाना, वो सारी चीज़ें बॉडी इमेज का जो इफेक्ट है ना, वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस लाता है। इसलिए इन सब चीज़ों से बड़े आराम से मैनेज किया जा सकता है, आराम से बचा जा सकता है। लाइफस्टाइल का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है, और ये जो मेडिसिन हैं, तो थैंक्स टू गैलेक्सी कि उन्होंने ये इतना रिसर्च करके उन्होंने ये प्रोडक्ट्स किए हैं, और जब जैसे ही आप ये देना शुरू करते हैं तो विद इन वीक्स, मतलब 4 to 6 वीक्स में आप देखिएगा कि रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।